हाँ तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सकुशल और सब परिवार ठीक होंगे और आपकी मौज आ रही होगी। तो क्वेश्चन है हमारा, आज देखते हैं जीके में थोड़ा कि पहला क्वेश्चन है हमारा, क्यूबा की राजधानी कहाँ है। तो क्यूबा की राजधानी हवाना है। क्यूबा की राजधानी हवाना हो रहा। हाल ही में इस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया, यानी क्यूबा पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया। तो हमारा क्यूबा की राजधानी है हवाना। वहीं थिम्पू भूटान की है, तेहरान ईरान की है। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि शाहनामा किसकी पुस्तक है। शाहनामा किसकी पुस्तक है। तो कल्हड़ की है राज तरंगड़ी, यानी कल्हड़ की जो पुस्तक है वो है राज तरंगड़ी। राज तरंगड़ी। और वहीं फिरदौसी की है शाहनामा। शाहनामा। और जगनिक की है आल्हा खंड। आल्हा खंड। आल्हा खंड। अगला है हमारा कि संघ सूची, यानी जो संघ सूची है उसमें कितने विषय हैं। संघ सूची में कितने विषय हैं। संघ सूची पहले हम देखें कि संघ सूची अनुच्छेद भारतीय संविधान के सूची नंबर, यानी जो सूचियां अनुसूचियां उसमें संघ सूची जो है वो 7वीं अनुसूची में है। और उसमें 7वीं अनुसूची में जो सूचियां हैं वो 3 है। नंबर 1 यानी 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची इसमें 3 है। पहला है संघ सूची, संघ सूची। और दूसरी है राज्य सूची। और तीसरी है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। हमारी संघ सूची में जो सब्जेक्ट हैं वो 97 हैं। राज्य सूची में 63 के समथिंग है, 63 है। तो यानी हमारा क्वेश्चन है कि संघ सूची में कितने सब्जेक्ट हैं, यानी कितने विषय हैं। तो संघ सूची में इस समय 97 विषय हैं। अगला क्वेश्चन है, पहली बौद्ध संगति कब हुई थी। तो पहली बौद्ध संगति यानी कुड़िक, जिसका नाम है अजातशत्रु कुड़िक, और यानी बिम्बसार का बेटा जो कुड़िक था उसके शासनकाल में, यानी अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगति जो हुई थी वो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। और तीसरी अशोक के शासनकाल में हुई थी। और चौथी वसुमित्र के शासनकाल में। यानी पहली अजातशत्रु, दूसरी कालाशोक, तीसरी अशोक और चौथी वसुमित्र के शासनकाल में हुई थी। तो इनमें देखिए कि जो बौद्ध को सबसे ज्यादा विस्तार किया था, जो बुद्ध धर्म को सबसे ज्यादा विस्तार किया था वो अशोक ने ही किया था, क्योंकि अशोक ने ही बुद्ध धर्म को नेपाल में भेजा था और अशोक ने ही चीन भेजा था। चीन, नेपाल, चीन इस एरिया में अशोक ने भेजा था। और अगर हम श्रीलंका की बात करें तो भी अशोक ने अपने बेटा और अपने लड़की को भेजा था। यानी बौद्ध संगति की पहली जो संगति हुई थी वो अशोक के शासनकाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के भाग 4 में बढ़े थे, यानी संविधान के भाग 4 में क्या बढ़े थे। तो नागरिकता देखें, नागरिकता हमारी संविधान के भाग 2 में है। स्वतंत्रता भाग 3 में है। मौलिक अधिकार जो है वो स्वतंत्रता का, मौलिक अधिकार जो है
वो स्वतंत्रता में ही दिए, यानी मौलिक अधिकार, सॉरी माफ करिए, कि जो मौलिक अधिकार दिए वो हमें दे रखे हैं। यानी जैसे हम नागरिकता को देखें तो नागरिकता है हमारे पास 5 से 11 तक, स्वतंत्रता है 12 से 35 तक, और ये दूसरा भाग है, ये तीसरा भाग है, और चौथा भाग है हमारा 36 से 51 तक, 36 से 51 तक। तो 36 से 51 तक हमें दे रखे हैं मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य, और मूल कर्तव्य जो हमें दे रखे हैं वो है भाग 4, ये है भाग चौथा। पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, और चौथा ये रहा भाग 4, यानी मूल कर्तव्य। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है, तो मृतकों का टीला जो कहा जाता है वो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मृतकों का टीला, जहाँ से मोहनजोदड़ो से जो हमें प्राप्त हुआ है वो नाचने वाली यानी कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है। एक विशाल स्नानागार भी हमें मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। यहाँ के जो निवासी थे, हड़प्पा के निवासी, वो कैसे थे, यानी शहरी निवासी थे, शहरी निवासी लोग थे। यहाँ ईंटों की बनी चीजें पाई गई थी। कालीबंगा में ईंट नहीं पाई गई थी। कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का ही एक हिस्सा है। तो यानी मृतकों का टीला जो कहा जाता है वो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, केवलादेव और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। अब केवलादेव और रणथंभौर की बात करें तो इतिहास में देखेंगे तो रणथंभौर का युद्ध हुआ था। रणथंभौर के 2-3 युद्ध हैं। तो रणथंभौर राजस्थान में है। जब रणथंभौर राजस्थान में, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भी हमारा कहाँ होगा? राजस्थान। ये क्लियर है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी राजस्थान में ही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा कब दिया गया? यानी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा 2009 में दिया गया है। जब देखा गया कि डॉल्फिन ये लगातार कम होती जा रही है, डॉल्फिन का क्रेज, यानी डॉल्फिन डेंजर्ड डेंजर्ड स्तनपाई, यानी स्तनपाई एक मछली भी है, लेकिन ऐसी मछली है जो स्तनीय, मछली नहीं बल्कि स्तनीय है। इसे मछली नहीं कहेंगे डॉल्फिन की, ये स्तनीय है और ये लगातार घटती चली जा रही है। इसकी प्रजाति खतरे में आती जा रही है। इस तरह ये रेड पुस्तक, यानी जो रेड लाल पुस्तक है उसमें भी बढ़ित है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज्य उसके राज्य संघ क्षेत्रों से संबंधित कौन सी सूची? राज्य और उसके राज्य क्षेत्र संघ, यानी ऐसी कौन सी सूची है जिसमें राज्य और उसके राज्य क्षेत्र संघ होंगे? तो पहली अनुसूची की बात करें, पहली अनुसूची में राज्य और उसके राज्य के संघ क्षेत्र होंगे। 8वीं अनुसूची की बात करें उसमें भाषा है, और दूसरी अनुसूची की बात करें राज्य। तो दूसरी अनुसूची की बात करेंगे तो दूसरी अनुसूची में राज्यों और राज्य संघ से संबंधित कोई ऐसी चीज है नहीं, और ना ही 9वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में सिर्फ वे एक्ट डाले गए जो इन पर सर्वप्रथम वो एक्ट डाले गए थे, इन एक्टों पर चर्चा ना हो। 9वीं अनुसूची ही तब गठित की गई इसके लिए कि इस पर कोई चर्चा ना की हुई, ना कि राज्य और राज्य संघ क्षेत्र से 9वीं अनुसूची का कोई संबंध नहीं है। तो इसका सही क्वेश्चन है, सही उत्तर है अनुसूची फर्स्ट, यानी अनुसूची 1। 9वीं अनुसूची को 31 का के तहत 31 का को बदल करके जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा
कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्थानीय स्वशासन को नीति निर्देशक तत्व के रूप में माना गया, यानी रूप में मान्यता दी गई है। तो स्थानीय स्वशासन को नीति निर्देशक तत्व के रूप में जो मान्यता दी गई है वो अनुच्छेद 40 में दी गई है। अनुच्छेद 32 में रिट याचिका यानी सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, करो या मरो का नारा दिया था। तो करो या मरो का जो नारा दिया था वो डू एंड डाई, महात्मा गांधी ने कहा था डू एंड डाई, करो या मरो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था दिल्ली चलो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था दिल्ली चलो, एक नारा दिया था, और दूसरा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था और आज़ाद हिंद सरकार का भी गठन किया था। आज़ाद भगत सिंह ने पार्लियामेंट को उड़ा करके फांसी यानी खुद फांसी पर झूल गए थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के एकीकरण में मेन भूमिका अदा करने वाले व्यक्ति रहे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो सबसे ऊंची मूर्ति वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से ताप का मात्रक नहीं है। तो निम्न में से ताप के मात्रक को देखें तो र्यूमर भी ताप का मात्रक है, केल्विन भी ताप का मात्रक है, फ़ारेनहाइट भी ताप का मात्रक। र्यूमर में 80 खाने होते हैं, यानी र्यूमर में 80 खाने होते हैं और र्यूमर 80 आर, र्यूमर से जो टेम्परेचर मापा जाता है तो र्यूमर में 80 आर लिखा जाता है। वहीं अगर हम केल्विन में देखें तो केल्विन को 273 के लिखा जाता है, यानी केल्विन लिखा जाता है। और फ़ारेनहाइट को देखें तो फ़ारेनहाइट में जो लिखा जाता है वो एफ लिखा जाता है, गैब्रिल, यानी गैब्रिल ताप का मात्रक नहीं है, गैब्रिल टेम्परेचर का मात्रक नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा गैब्रियल। अगला क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे। तो दयानंद सरस्वती के राजा राम मोहन राय ये नहीं थे, हालांकि समाज सुधारक थे। दयानंद राजा राम मोहन राय बहुत बड़े समाज सुधारक भी रहे। दूसरा स्वामी विवेकानंद नहीं थे। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक रहे हैं, तो दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक रहे हैं। दयानंद सरस्वती के जो गुरु थे वो रामकृष्ण परमहंस, यानी रामकृष्ण परमहंस थे। अगला क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है, यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है। तो गंगा उत्तर प्रदेश में नहीं है स्थित, गंगा बिहार में बहाकर उत्तर प्रदेश से जब गंगा बिहार में जाती है, यानी गंगा पर ये नहीं। इससे पहले क्वेश्चन एक आ चुका है, ये है नर्मदा नदी पर, और नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा मध्य प्रदेश अमरकंटक से निकल करके और ये अरब सागर में गिरती है। और यह नदी एमपी से यानी मध्य प्रदेश से होती हुई गुजरात को निकलती है, गुजरात से अरब सागर में गिरती है। तो यानी नर्मदा नदी पर ही गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण कराया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आदिकाल की रचना नहीं है। तो आदिकाल की रचना की बात करें पृथ्वीराज से, जो पृथ्वीराज का चरित्र चित्रण किया गया इसमें, और जिसका चरित्र चित्रण किया है पृथ्वीराज में, उसमें जो चरित्र चित्रण किया है वो पृथ्वीराज का किया है। परमाल लासो में परमाल का चरित्र चित्रण किया है। और राज्य तरंगणी में जो चरित्र चित्रण किया गया वो जम्मू कश्मीर का किया गया है। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती का जो हाल ही का है, अभी का है। राजतरंगिणी की बात करें तो ये कल्हड़ की रचना है, कल्हड़ की। और परमाल लासो की बात करें तो ये जगनिक की है, जगनिक।
और अगर पृथ्वीराज रासो की बात करें तो ये चंद्रवरदाई की है, चंद्रवरदाई। और ये तीनों क्या थे, ये वीरगाथा काल के कवि थे, यानी वीरगाथा काल यानी आदिकाल के रचनाकार थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के संबंध में सही है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर में मांडा, जो जम्मू कश्मीर में, उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर में थी, दक्षिण में दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक फैली हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता। और पूर्व में ये उत्तर प्रदेश में, पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व में उत्तर प्रदेश पड़ता है, और इसमें आलमगीरपुर तक यानी यूपी में आलमगीरपुर तक थी। पश्चिम में गजनी अफगानिस्तान तक नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान तक ही था ये। तो ये हमारा विकल्प गलत है, और इसमें जो कुछ विकल्प है हमारा वो सही है, 1 2 3 4, यानी कहते हैं सही नहीं है, तो केवल 4 सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है, नहीं सिंधु घाटी सभ्यता वर्गाकार नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता आयताकार नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता गोलाकार भी नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो है त्रिभुजाकार। मोहनजोदड़ो की खोज की थी, तो मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी वो रखालदास बनर्जी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता की किस नगर योजना में पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है? हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा मोहनजोदड़ो इनमें नहीं हुआ है, यानी हड़प्पा सभ्यता की हड़प्पा और यानी कालीबंगा और रंगपुरा में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो विशाल स्नानागार जो है किस सभ्यता का प्रतीक है? विशाल स्नानागार सिंधु सभ्यता का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के संबंध में विचार करो। तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, यहाँ से ब्रज स्नानागार प्राप्त हुआ है, और यहाँ से कांसे की नर्तकी भी प्राप्त हुई है। यहाँ से बकराकार ईंटें नहीं मिली हैं, क्योंकि बकराकार ईंटें चन्नूदड़ो से मिली हैं। तो ऐसे में ये हमारा विकल्प हो जाएगा सही, 1 2 3, यानी विकल्प हमारा बी सही है। अगला क्वेश्चन है, बकराकार की ईंट यानी बकराकार ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? बकराकार ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई? तो बकराकार ईंटें हमें चन्नूदड़ो से प्राप्त हुई हैं। भोगवी नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज किसने की थी? भोगवी नदी के तट पर स्थित लोथल जो गुजरात में, यहाँ से पंजाब गलत है, गुजरात में, जहाँ से अमलानंद की खोज हुई, अमलानंद ने खोज की है। अगला चन्नूदड़ो की खोज की अमलानंद ने। अच्छा 1 मिनट, यहाँ से देखते हैं कि धौलावीरा, चन्नूदड़ो और कालीबंगा, लोथल। तो लोथल जो है बी, यानी बी, और बी को हम मिलाएंगे 3 से, बी मिलेगा 3 से। तो ऐसे में विकल्प हमारा कौन सा है जो बी से 3 कनेक्ट हो रहा है? तो बी से 3 केवल एक ही कनेक्ट होता है, जो है बी वाला। धौलावीरा की खोज SR राव ने की है। तो ये क्वेश्चन हमारा बना कि हमारा विकल्प सही है बी, यानी, और इसमें है देखो, चन्नूदड़ो की खोज किसने की थी? JP जोशी ने की थी। चन्नूदड़ो की खोज JP जोशी ने की थी। और वहीं देखें हम तो लोथल की खोज अमलानंद ने की थी, लोथल की खोज अमलानंद घोष ने की थी। धौलावीरा की खोज जो की थी वो SN यानी N गोपाल मजूमदार ने की थी, और धौलावीरा की खोज SR राव ने की थी। तो विकल्प हमारा बी सही है। अगला, घोड़े की अस्थियां सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो घोड़ों की अस्थियां जो हुई हैं वो पंजाब सुरकोटदा, यानी यहाँ हम बात करें तो पश्चिम में अंतिम जो एरिया है सिंधु सभ्यता का, सुरकोटदा, और सुरकोटदा पंजाब, यहाँ से हमें क्या हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा जो वो सिंधु नदी के किनारे है,
और इसी कारण इस हड़प्पा सभ्यता का मेन नाम सिंधु सभ्यता रखा गया है। अगला, रोपड़ किस नदी के किनारे है? रोपड़, तो रोपड़ जो है, रोपड़ हमारा पंजाब में है, और पंजाब में ये किस नदी के किनारे है? तो पंजाब में यह रावी नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। अगला है, बनावली किस नदी के किनारे है? बनावली, बनावली जो है, बनावली भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अगला है, हिंडन नदी भारत के किस राज्य से प्रवाहित होती है? अगला क्वेश्चन है, हिंडन नदी भारत के किस राज्य से प्रवाहित होती है? तो हिंडन नदी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से बह करके निकलती है। हड़प्पा सभ्यता में, अगला क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा क्या दर्शाता है? तो स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा हड़प्पा सभ्यता में उर्वरता की देवी को शो करता है, क्योंकि बारिश का देवता होता है, देवी नहीं होती है, ये यहाँ से गलत होता है। रक्षा की देवी होती है, और लास्ट प्रश्न है प्रेरण का देवता, प्रेरण के देवता को, तो प्रेरण का देवता नहीं बल्कि प्रेरण की देवी को, तो ये भी गलत हुआ। यहाँ से हमारा क्वेश्चन बचे 2। तो रक्षा की देवी का उस पौधे के गर्भ से, स्त्री के गर्भ से पौधा निकलना कोई ताल्लुकात नहीं रखता। उर्वरता की देवी वैसे भी लॉजिक लग सकता है कि हाँ ये रखता है। थैंक्स।